तो स्टूडेंट, आज हम अपन स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 18 से लेकर 22 तक वो आप बनाएंगे। क्यों आप बनाएंगे? क्योंकि जिस फॉर्मेट के क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिए हैं वो सभी फॉर्मेट के क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में कवर अप हो जाएंगे, तो आप उसकी हेल्प से एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन एफ इज़ डिफाइंड बाय। एक रिलेशन है, ये देखो बेसिकली जो चीज़ दी हुई है वो क्या है, क्वेश्चन ने पहले ही मेंशन कर दिया है, रिलेशन है। तो इसको अभी आप फंक्शन नहीं समझेंगे ना। सो एफ कोई रिलेशन है जो कि कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये तरीका तो आप जानते हैं, पहले सीख चुके हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज इन बिटवीन 0 एंड 3, यानी x अगर 0 या 0 से बड़ा है, 3 और 3 से छोटा है, तो फिर f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। ये रूल बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 है या 3 से बड़ी है, और 10 है या 10 से छोटी है, यानी 3 और 10 के बीच में है, 3 भी है 10 भी है, हो सकती है, और इनके बीच की भी, तो फिर आप इसको लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x लेंगे। अगर x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, 0 भी हो सकता है 3 भी हो सकते हैं, इनके बीच की कोई वैल्यू है x, तब तो आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे। और अगर 3 और 10 के बीच में x की वैल्यू है तो फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x लेंगे। दिस इज द रूल, दिस इज द फंक्शन f एंड दिस इज द मैनर इन विच दे डिफाइन इट। ओके, नेक्स्ट द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू दिस। सेम ये भी एक रिलेशन है g का। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। कब? जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी, 0 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। और अगर x की वैल्यू 2 और 10 के बीच में हुई, तब तो फिर आप g ऑफ x इज इक्वल टू 3x लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये है, ये तो गिवन मटेरियल हो गया। क्वेश्चन ये है कि इसको हमको शो करके दिखाना है या प्रूव करके दिखाना है कि f इज ए फंक्शन। ये यानी ये जो चीज़ दी हुई है ये फंक्शन है, और g इज नॉट ए फंक्शन। g ऑफ x की जो वैल्यू दी हुई है, इसको देख करके हमको बताना है कि ये एक फंक्शन नहीं है। तो हमको ये प्रूव करना है कि ऊपर वाला मटेरियल f ऑफ x एक फंक्शन है और g ऑफ x फंक्शन नहीं है। अभी दोनों क्या है, रिलेशन। तो कौन सा रिलेशन फंक्शन बनेगा, ये हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं कि एक रिलेशन को अगर फंक्शन के लिए क्वालिफाई होना है तो क्या होना चाहिए कि पहले सेट के सभी एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए, और पहले सेट के सभी एलिमेंट एक एक इमेज बनाने चाहिए दूसरे सेट में। ठीक है जी, तो ये तो हो गई बात। दूसरी चीज़ और अपन क्या जानते हैं फंक्शन बनने के लिए, फंक्शन बनने के लिए तो सबसे पहले तो इसको अपन चेक कर लेते हैं। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि x की एक वैल्यू के लिए, x की एक वैल्यू के लिए एक ही इमेज आना चाहिए। यही चीज़ थी ना, दो हमारे पास अगर रिलेशन है, दो सेट हैं, तो सेट के एक एलिमेंट की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, यानी x का एक ही एफ ऑफ एक्स निकलना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, किस वैल्यू के लिए, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखेंगे आप, 0 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, और 0 और 3 के बीच कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। इसको रियल नंबर ही मान के चलो x को ना, तो 0 और 3 के बीच में कोई भी रियल नंबर आप रख के देखो, किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। 0 और 3 के बीच में डिफाइन होने का मतलब कुछ भी नंबर रखो x की जगह 0 और 3 के बीच का, एफ ऑफ एक्स कुछ ना कुछ आएगा, मतलब फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये तो डिफाइन हो जाएगा वाला केस है ना, लेकिन बात ये है कि जब भी आप x की कोई एक वैल्यू रखोगे, हमेशा एफ ऑफ एक्स की कोई एक वैल्यू आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि x की एक वैल्यू रखे और एफ ऑफ एक्स उसी वैल्यू के लिए दो वैल्यू आ रही हैं, एफ ऑफ एक्स दो बार अलग अलग आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो x का क्या हो रहा है, स्क्वायर। अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स 0 आएगा, x की जगह 1 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स 1 आएगा, x की जगह 2 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। x की जगह 3 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स 9 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स अलग अलग आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि x की एक वैल्यू आप रखो तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स दो अलग अलग नंबर आए। फंक्शन के लिए यही चीज़ ज़रूरी थी ना। ये देखो ऐसा, यहाँ पे बताता हूँ नीचे में, ये देखो यहाँ पर, ये एक सेट, ये दूसरा सेट, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। कहने का मतलब ये है कि इसके
हर एलिमेंट पहले सेट के इमेज बनाएंगे, ठीक, और सिर्फ एक ही इमेज बनाएंगे। तो इस सभी एलिमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से, और जो चीज़ आता है इमेज के तौर पर उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ऑफ एक्स से। तो एक्स की एक वैल्यू रखने से एक ही एफ ऑफ एक्स आना चाहिए, एक ही। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो एक ही एफ ऑफ एक्स आएगा, समझ रहे हो ना? ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इसको आप ऐसे समझ लो, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। तो हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू आ गई। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप x की जगह 2 रखो और ये 4 भी दे, 5 भी दे, 6 भी दे, कोई और वैल्यू दे, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब x की एक वैल्यू रखोगे तो एफ ऑफ एक्स भी एक ही आएगा। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? इमेज। तो एक x की एक वैल्यू के लिए एक ही इमेज आएगा, यही तरीका था। इसी तरह से इस फंक्शन के लिए भी देखो, x की जगह आप कुछ भी रखो, ये कब लेना है? जब x 3 और 10 के बीच में होगा। 3 और 10 भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ 4 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी, 5 रखोगे तो एफ ऑफ एक्स 15 आ जाएगा, 6 रखोगे तो 18 आ जाएगा, 7 रखोगे तो 21 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? देखो अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग एफ ऑफ एक्स आ रहा है, अलग अलग। किसी एक नंबर के लिए 2 एफ ऑफ एक्स नहीं आने वाला। यही फंक्शन की निशानी थी कि एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज नहीं बन सकते, 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। चलो बात को छोटा करते हैं। तो ये भी इस रूल को सेटिस्फाइड करता है। आप x की जगह इस कंडीशन के हिसाब से कोई भी नंबर रख के देखो, दोनों रूल एक एक x की वैल्यू के लिए एक एक एफ एक्स की वैल्यू देंगे, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। यही फंक्शन की कंडीशन थी। सेम टू सेम g ऑफ x को भी जब आप देखोगे, 0 और 2 के बीच का कोई भी नंबर जब आप यहाँ रखोगे तो एफ ऑफ एक्स अलग आएगा। हर x की वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स कुछ ना कुछ आएगा और एक ही नंबर आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। इसी तरह से 2 और 10 के बीच का कोई भी नंबर x की जगह पर रखोगे तो g ऑफ x अलग अलग आता जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि x की एक वैल्यू के लिए g ऑफ x की एक से ज़्यादा वैल्यू, 2 वैल्यू आ जाए, 3 वैल्यू आ जाए, नहीं होगा। तो ये भी फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो रहा है, ये भी फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो रहा है हमारे शर्त के हिसाब से, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा लेकिन g ऑफ x फंक्शन नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? थोड़ी सी बारीकी यहाँ पर हम चेक करेंगे। कैसी बारीकी? देखो, एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपको बढ़िया ध्यान से देखने पर ये बात पता चल जाएगी। क्या? देखो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 3 और ये फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन है। यहाँ 3 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं क्योंकि इक्वल साइन है। 3 दो बार रख रहे हैं, तो एक बार 3 रखेंगे तो फंक्शन की ये वाली रूल एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि ये 0 और 3 के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इस कंडीशन के हिसाब से भी अगर 3 रखेंगे तो ये रूल भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो ये फंक्शन भी हो सकता है, ये रूल भी हो सकता है, और x की वैल्यू 3 रखें तो ये रूल भी हो सकता है क्योंकि 3 दोनों केस में आ रहा है। ध्यान से समझना, 3 दोनों केस में आ रहा है, तो दोनों बातें हो सकती हैं। तो अपन 3 रख के चेक कर लेते हैं ना कि इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में क्या आ रहा है। अगर x की वैल्यू 3 रखने से एक जैसा इमेज आता है, एक जैसा इमेज आता है, 3 रखेंगे तो एक ही इमेज आना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं आना चाहिए, तब तो ये फंक्शन होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। देखो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेम टू सेम यहाँ पर भी देखो 2 में इक्वल का साइन लगा है, तो अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये वाला कंडीशन भी फुलफिल हो जाता है, g ऑफ x इक्वल टू 3x भी ले सकते हो, ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो x की वैल्यू 2 लेने से जब ये रूल लेंगे तो क्या आएगा इमेज, और जब ये रूल लेंगे तो क्या आएगा इमेज। अगर इमेज सेम आया तो मतलब ये भी फंक्शन है, और अलग अलग आया तो नहीं होगा फंक्शन। सिर्फ यही एक पेज है जो इसमें अपन चेक करके देख लेते हैं। तो पहले मैं f ऑफ x में चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं x इज इक्वल टू 2 पर ये वाला फंक्शन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी 3 लेना है मुझे ना, इसके लिए x इज इक्वल टू 3 अगर मैं लेता हूँ तो फिर ये वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। 0 से 3 के लिए कोई भी x की वैल्यू लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये होगा। तो चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो कितना आता है भाई। एफ ऑफ एक्स की जगह 3 रखे तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। यानी अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो एफ ऑफ एक्स कितना आता है 9 आता है, ठीक है ना। x का ये इमेज कहलाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो
ऐसे ऐसे लिखते हैं ना अपन, याद करो, लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हमने x की वैल्यू 3 रखी तो इसका इमेज कितना आया 9, ठीक है जी। अब दूसरा कंडीशन इसमें देखो, अब अपन ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, ये इसमें भी x की वैल्यू 3 रख सकते हैं, तो ये वाला रूल भी वैलिड हो सकता है। तो अगर हम ये रूल वैलिड करवाएं कि अगर हम x की वैल्यू 3 लें और रूल अपन ले लें ये सेकंड वाला, क्योंकि इसमें भी 3 रख सकते हो, तो रख के देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये भी अल्टीमेटली कितना आया 9 आया। तो ध्यान से देखो x और f ऑफ x कितना आया, x मैंने 3 रखा तो इमेज कितना आया 9 आया। यहाँ भी देखो हमने 3 रखा था तो उसका इमेज 9 बना, 3 का इमेज 9 बना। दोनों रूल अलग अलग थे, दोनों अलग अलग रूल के होने के बावजूद भी हमने दोनों रूल में वैल्यू x की रख के चेक की। 3 रखते हैं इस रूल में तो भी वो इमेज 9 देता है, इस रूल में 3 रखते हैं x की जगह तो भी वो इमेज 9 देता है, यानी 3 का सिर्फ एक ही इमेज बनता है। ऐसे अगर आप देखें, ऐसे अगर आप देखें, ये 3 है, ये दूसरा सेट ये है, तो 3 का सिर्फ एक ही इमेज बन रहा है। इस रूल में रख के देखो या इस रूल में रख के देखो, एक ही इमेज बन रहा है, 9 बन रहा है ना। तो एक ही इमेज बन रहा है 3 का, 3 एक एलिमेंट है पहले सेट से बिलोंग करने वाला, उसका सिर्फ एक इमेज बन रहा है, ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देंगे, व्हाट इज f? f इज ए फंक्शन। f रिलेशन था, लेकिन ये रिलेशन क्वालिफाई कर रहा है फंक्शन बनने के कंडीशन को, इसलिए ये क्या बन गया, हाँ फंक्शन बन गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि ठीक है, फॉर एलिमेंट 3 इट हैज़ ओनली 1 इमेज, इसलिए ये चलो इसको अपन नोट कर लेंगे बाद में, पहले ये कंडीशन देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं g ऑफ x के लिए, ठीक है। तो g ऑफ x के लिए अपन क्या बात करें, हम x की वैल्यू कितनी लें, पहला कंडीशन ले रहा हूँ ना, x की जगह अगर मैं 2 लेता हूँ और मैं रूल क्या ले रहा हूँ, g ऑफ x इज इक्वल टू ये, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये वाला रूल वैलिड हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो g ऑफ x कितना आया 4, तो इमेज क्या बना x g ऑफ x, इस एलिमेंट का इमेज ये कहलाएगा। तो हमने x की वैल्यू 2 रखा तो इमेज हमको क्या मिल गया 4 मिल गया, ठीक है। इसका दूसरा कंडीशन, हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ये 2 रखेंगे तो ये वाला रूल भी अपन ले सकते हैं। तो अब की बार हमने रूल लिया g ऑफ x इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो देखो ये कितना आ गया 6 आया। तो इमेज क्या बना, ऐसे दिखाते हैं अपन इमेज को, इमेज हमने 2 रखा तो इमेज क्या आया 6 आया। क्या ये अलाउ है, क्या ये अलाउ है, देखो ऐसे, ये हमने पहले एलिमेंट से x रखा तो इसने एक इमेज दिया दूसरे सेट में 4। दूसरी बार हमने जब ये वाला रूल लिया x की वैल्यू 2 रखे, वो तो पहले सेट से बिलोंग करेगा, तो इसने ना एक अलग से इमेज दे दिया 6, तो एक एलिमेंट के दो इमेज हो गए, जो कि फंक्शन में बिल्कुल अलाउ नहीं होता। फंक्शन का सीधा सा उसूल क्या है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, और यहाँ पर एक एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं है, और एंड इट इज़ नॉट ए फंक्शन। बात समझ आया? तो इसमें क्या लिखोगे, फॉर एलिमेंट 2 it gives 2 image 4 and 6, therefore g of x is not a function, ठीक है। और यहाँ पर ये सिर्फ एक ही इमेज दे रहा है, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, it gives only 1 image at element 3, that's why f of x is a function। नोट कर लोगे इसको, ठीक। तो ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको आप जल्दी से पॉज करके नोट करिए। बढ़ते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 अपन ले रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो फाइंड, क्या पता करना है भाई हमको, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, बस वैल्यू निकालनी है इसकी।
और एक रूल हमको दिया हुआ है, वो रूल क्या है, ये दिस इज आवर गिवन फंक्शन कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फंक्शन इससे डिफाइन है एक्स स्क्वायर से, तो हमको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। अब देखो व्हाट इज एफ ऑफ 1.1, तो आंसर है 1.1 कहाँ रखे होंगे, x की जगह, तो x इज इक्वल टू 1.1 होगा तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे ना, x इज इक्वल टू 1.1 होगा तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये f ऑफ 1 क्या चीज़ है, x की जगह 1 पुट किए होंगे तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ होगा, f ऑफ 1 आया होगा, 1.1 रखे होंगे तो ये फंक्शन डिफाइन हुआ होगा, ये तो फंक्शन है ना, ये x की वैल्यू बताता है ब्रैकेट के अंदर की, तो जब आप f ऑफ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, समझ रहे हो, ओके। तो देखो पहला जब आप 1.1 रखोगे तो 1.1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 1.1 का स्क्वायर 121 या 1 करके देख लो 1.21 आएगा, ठीक है। दूसरा जब आप x में 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो फटाफट। यहाँ पर f ऑफ 1.1 कितना आएगा, 1.21, सो दिस इज 1.21 माइनस f ऑफ 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, ठीक है, ओके। 1.21 माइनस 1 इज 0.21 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 इज 0.1। डेसिमल हटा करके इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, ये डेसिमल है, इसके बाद 2 डिजिट है, तो हमने नीचे डेसिमल की जगह पर 1 रखा और जितने डिजिट थे उतने 0 लगाए, तो ये ऊपर 21 बचा। नीचे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो डेसिमल की जगह पर ऊपर 1 रखा और 1 डिजिट इसलिए 1 0, ये मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या बना, सिर्फ 1, ठीक है। ये 1 0 कैंसिल हो गया, 21 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2.1, दिस इज आवर आंसर 2.1। सो वैल्यू ऑफ दिस इज 2.1, नोट करें इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, हमको डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ फंक्शन, और फंक्शन हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये इसका हमको डोमेन निकालना है। डोमेन किसको बोलते हैं, व्हाट इज डोमेन, याद करो, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइन, ठीक है, यानी x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाए, ये फंक्शन, ये रूल है, ये फंक्शन अगर सॉल्व हो गया, x में अगर वो नंबर हम रखें और फंक्शन डिफाइन हो जाए, फंक्शन सॉल्व हो जाए, तो वो सब x की वैल्यू का कलेक्शन उसका सेट डोमेन कहलाता है, ठीक है। तो अपन सिर्फ ये देखेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं होता, तो ये तो आप पहले ही डिटेल लेक्चर हम इसमें दे चुके हैं, आपने अटेंड कर लिया है कि जैसे ही रैशनल फ्रैक्शन आता है, रैशनल फंक्शन, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस। तो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जब ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो आंसर है जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तभी डिफाइन नहीं होगा। तो x की किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x की वैल्यू अगर वो रख देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उसको अपन पता लगा लेते हैं, बाकी तो x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन कुछ ना कुछ आंसर देगा, डिफाइन हो जाएगा। तो किस पर डिफाइन नहीं होगा, वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, कब, जब ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तब। तो हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं करने देना है अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन डिफाइन हो जाए, समझ आया, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये 0 नहीं होना चाहिए तभी फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हम जानते हैं।
मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके बना सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके बना सकते हैं। तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना लेता हूँ। टारगेट है 12, 2 नंबर हमने सोचा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए। वो नंबर है 6 और 2, 6 2 = 12 और 6 और 2 8। तो इसको हमने स्प्लिट कर लिया। दिस इज 6x - 2x + 12 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे, x - 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, x - 6 नॉट इक्वल टू 0। एक फैक्टर आपका बनेगा x - 6, एक फैक्टर बनेगा x - 2 नॉट इक्वल टू 0। यानी यहाँ से एक बार जब आप इसको नॉट इक्वल टू 0 करोगे और एक बार इसको नॉट इक्वल टू 0 करोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि x क्या नहीं होना चाहिए, 6, और यहाँ से पता चल जाएगा कि x क्या नहीं होना चाहिए, 2। समझ रहे हो? डिनोमिनेटर की बात हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तभी ये डिफाइन नहीं होगा। बाकी तो किसी भी x की वैल्यू के लिए रियल नंबर से कुछ भी उठा के रखो, कुछ ना कुछ fx की वैल्यू आएगी। तो x = 6 और x = 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसके अलावा x की हर वैल्यू के लिए, पूरे रियल नंबर में से x की हर वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हुआ, रेंज। तो ये क्या चीज़ लिखा मैंने, एट x = 2 and 6 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो इसके अलावा बाकी हर रियल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, हर रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है, किसको छोड़ के, 2 और 6 को छोड़ के। तो ये इसका रेंज बन गया 2, 6। इसको डिटेल से करना अपन पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो इसको नोट करें, पॉज करके बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब हमको डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, हमको डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। किस फंक्शन के लिए? फंक्शन देखो हमको दिया हुआ है f(x) = √x - 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रूट वाला एक क्वेश्चन अपन बना चुके हैं पिछले एक्सरसाइज 2.3 में, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, उसमें हमने डिटेल से बताया था और रेंज डोमेन निकालना वहाँ पर हमने आपको सिखाया था, ठीक है, 2.3 में। तो ये हमारा फंक्शन है और इसका हमको रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे वहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि देखो डोमेन की बात अगर अपन करें तो डोमेन क्या होगा, डोमेन x की वो वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो ये सीधी सी बात, ये फंक्शन कब डिफाइन हो गए, तो अंडर रूट के अंदर है। तो ये तब डिफाइन होगा जब रूट के अंदर की चीज़ या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 और 0 से बड़ी पॉजिटिव नंबरों के लिए ही रूट सॉल्व होता है। अगर ये 0 से छोटा बन गया, यानी ये टर्म, ये वाली क्वांटिटी निगेटिव हो गई, तो रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी सॉल्व नहीं होती, वो इमेजिनरी रूट कहलाता है, इमेजिनरी सॉल्यूशन कहलाता है, इसलिए वो नहीं चलेगा। तो अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है, सॉल्व होना है, तो रूट के अंदर की चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। तो इसके लिए डोमेन निकालने के लिए शर्त ये है, डोमेन निकालने के लिए शर्त ये है कि अंडर रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। सीधी सी बात। इसका क्या मतलब है, ये कब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, इसका क्या मतलब है, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 को अपन उधर भेज देते हैं, या इधर +1 जोड़ दिए, उधर +1 जोड़ दिए, तो ये क्या आया, ये +1 जोड़ेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी जोड़ रहे हैं +1 तो ये आ गया। यानी x की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। वैसे भी दिख रहा है, देखो अगर मैं 1 रखता हूँ x की जगह तो +1 - 1 0, रूट 0 क्या होता है 0, तो फंक्शन तो डिफाइन हो गया, x की जगह 1 आया तो। और 1 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पे बोला अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, रूट के अंदर 0 मतलब आंसर 0 आया, f(x) डिफाइन हो गया, सॉल्व हो गया। और 1 से बड़ा अगर x का वैल्यू रखते हो तो कुछ भी रख के देख लो, 1 से बड़ा 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर बनेगा और हर बार फंक्शन डिफाइन होगा, यानी रूट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से छोटी वैल्यू अगर रखते हो, यहाँ 1 से छोटी, जैसे 0 रख दिए, x 1 से छोटा रख दिए, 0 रख दिए, -2 रख दिए, -3 रख दिए, तब तो ये क्या आने वाला है, नेगेटिव, और रूट के अंदर फिर नेगेटिव सॉल्व नहीं होगा, तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। समझ आई बात। तो ये इसका डोमेन बन गया। क्या डोमेन बना, डोमेन क्या बनेगा, देखो व्हाट इज डोमेन,
डोमेन क्या बना, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो आंसर है 1 के लिए और 1 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। लेकिन 1 से छोटी अगर कोई वैल्यू रखोगे x की तो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होता वो रेंज में आता ही नहीं है। तो x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो देखो सीधी सी बात, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक तो 1 के लिए डिफाइन हो रहा है और 1 से बड़ा हर नंबर के लिए, पॉजिटिव नंबरों के लिए। लेकिन कहाँ तक लिखना है, तो आंसर है जहाँ तक लिख सको, क्या, इन्फिनिटी। तो 1 भी इंक्लूड हो रहा है और इन्फिनिटी के लिए अपन ये ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज डोमेन। रेंज, रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसको अपन y लिखेंगे, ये भी हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। सो y इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट x माइनस 1, दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर किया। सो ये हो गया। x हमको एक तरफ चाहिए क्योंकि x की कंडीशन हमारे पास है, तो इस 1 को मैं इधर बुला लेता हूँ, तो ये इधर आकर के प्लस हो गया, दिस इज x। अब देखो x इज इक्वल टू दिस, तो यही चीज़ तो x है, x इज इक्वल टू दिस, ये क्वांटिटी कौन है, x। और शर्त क्या थी इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए कि x क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा, तो यही तो x है, तो ये भी क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ये कंडीशन बनी। तो यहाँ से हम y की कंडीशन निकाल लेते हैं, क्योंकि y ही fx होता है, और जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो जाता है यानी fx मिल जाता है, उसी fx का कलेक्शन रेंज कहलाता है। ठीक है, इधर हमने -1 किया, इधर हमने -1 किया, तो जब हम इधर -1 करेंगे तो ये 1 खत्म हो जाएगा और ये 1 और -1 0 हो जाएगा। y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, y की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। वो तो यहाँ से भी दिख रहा है, अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये या तो रूट के अंदर की चीज़ या तो 0 होगी, 0 होगी तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, 0, और f ऑफ x की वैल्यू ही रेंज कहलाती है। तो 0 आ गया, और 1 से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप x में रखोगे तो हर बार f ऑफ x कुछ ना कुछ आएगा। तो f ऑफ x या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा कोई दूसरा नंबर आएगा, क्योंकि फिर हम 1 से बड़े नंबर रखते जाएंगे, तो ये भी f ऑफ x भी 0 से बड़ा नंबर, पॉजिटिव नंबर आता चला जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ आया, y यानी f ऑफ x क्या होना चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। तो ये रेंज क्या बन गया, रेंज क्या बन गया, या तो 0 और 0 से बड़ा क्या, कुछ भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज रेंज, दिस इज डोमेन। नोट करें इसको। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सेम क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज हमको निकालना है, और अब की बार हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉड के अंदर x माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह डोमेन और रेंज हमको निकालना है। तो आइए पहले बात करते हैं अपन डोमेन की। डोमेन क्या चीज़ होगा, तो आंसर है कलेक्शन ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x या सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये x की जगह में ऐसा कौन कौन सा रियल नंबर रख सकते हैं जिसके लिए f ऑफ x डिफाइन हो जाए, तो आंसर है डिनोमिनेटर का तो कोई लफड़ा है नहीं इसमें, समझे बात। तो आप x की जगह कुछ भी रखो, मॉड उसको पॉजिटिव बना के पेश करेगा, पॉजिटिव बना के निकालेगा, ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब f ऑफ x कुछ ना कुछ तो आएगा, हर बार सॉल्व होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि f ऑफ x नॉट डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो x की जगह तुम कुछ भी रखो, हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इसलिए डोमेन की बात अगर अपन करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्यों, पूरे रियल नंबर में से निगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव नंबर कुछ भी उठा के रखो, हर नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इसलिए डोमेन क्या होगा, ऑल कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, यानी पूरा पूरा सेट रियल नंबर का। रेंज की बात जब अपन करें तो रेंज क्या आएगा, हालांकि इस पर डिटेल लेक्चर अपन पहले कवर कर चुके हैं, इसलिए इसको अपन ऐसे बना रहे हैं। रेंज क्या होगा, बोलिए, रेंज 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 डायरेक्ट सोच के भी हम इसको बना सकते हैं, और आप चाहें तो फिर मैं इसका डिटेल एनालिसिस दे के भी बना सकता हूँ। ठीक है, रेंज क्या होगा, तो आंसर है रेंज वो होगा f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन बार बार डिफाइन हो रहा है। नॉट डिफाइन होगा तो f ऑफ x आएगा ही नहीं, जब डिफाइन होगा तभी f ऑफ x आएगा, और f ऑफ x का कलेक्शन, उसका सेट ही रेंज कहलाता है।
तो एक चीज़ ध्यान से देखो, आप इसमें x की जगह निगेटिव रियल नंबर रखो, पॉजिटिव रियल नंबर रखो, ज़ीरो रखो, कुछ भी रखो, है ये मॉड के अंदर। और मॉड से जब बाहर निकल के f ऑफ x की वैल्यू आएगी, मॉड हमेशा इसको क्या बना के देगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और हर x के लिए ये डिफाइन हो रहा है, हर x मतलब पूरे रियल नंबर के लिए f ऑफ x डिफाइन हो जा रहा है। इसका मतलब है पूरे रियल नंबर में आप हर चीज़ रख सकते हो, फंक्शन हर बार डिफाइन हो के आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा। लेकिन जब भी f ऑफ x मिलेगा हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये मॉड है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा। तुम निगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, पॉजिटिव वैल्यू x में रखोगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी, क्योंकि मॉड है। मॉड की ये प्रॉपर्टी ही होती है कि वो पॉजिटिव वैल्यू निकाले। तो हर बार कैसा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर। तो रेंज कैसा हो जाएगा, ऑल रियल नंबर नहीं, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। तो डायरेक्ट ये हो गया, ये डायरेक्ट बताने का क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट बना दिया। आप चाहें तो इसको डिटेल एनालिसिस के साथ भी बना सकते हैं। एग्जांपल दे दे के कि x में ये रखे, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, तो आप देखोगे f ऑफ x पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद आप इसमें निगेटिव नंबर रखे, देखो जैसे -1 रखे तो -1 -2 हो गया, मॉड के अंदर -2, जब बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा। -10 रखे, -1 -11 हो गया, मॉड से बाहर निकलेगा +11 हो जाएगा। हर बार f ऑफ x पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो रेंज क्या हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर। एग्जाम्पल दे के भी बना सकते हो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमको एक फंक्शन दिया हुआ है f इज इक्वल टू, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा है x, x² अपॉन 1 + x², और वेयर x क्या चीज़ है, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, जहाँ जहाँ भी x आ रहा है। और ये फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, इसका यानी इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा, को डोमेन भी रियल नंबर होगा। और हमको इसमें रेंज निकालने के लिए पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो क्वेश्चन देख के घबराहट लगेगी, डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है भाई। देखो ये क्या चीज़ दिया हुआ बेसिकली, दिस इज़ व्हाट, ब्रैकेट में लिखा है कॉमा लगा के, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये, ऑर्डर्ड पेयर। ये पहले सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट और ये दूसरे सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट, या इस एलिमेंट का ये क्या होगा, इमेज। ये अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो हम बातें जानते हैं क्योंकि ये फंक्शन है। तो ये अगर एलिमेंट है प्री इमेज तो ये इसका इमेज होगा। ये x है तो ये f ऑफ x होगा, f ऑफ x इमेज होता है ना x का। सो दिस इज व्हाट, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट, दिस इज f ऑफ x इमेज। ठीक है, तो f ऑफ x हमको डायरेक्ट दिख रहा है। क्वेश्चन ऐसा बता करके हमको क्या दे रहा है, रूल। रूल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x² अपॉन 1 + x²। बात समझ गए, दिस इज f ऑफ x। ये रूल बन गया हमारा, और इसका हमको रेंज निकालना है। अब मुझे नहीं लगता कि रेंज निकालना ज़्यादा कठिन काम होगा, क्योंकि रूल आपके सामने है। ठीक है, रेंज किसको बोलते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x) को बोलते हैं, जब फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो ये फंक्शन कब कब डिफाइन होगा, किस किस x की वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो शर्त वही है कि भाई ये डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना, समझे ना। 0 हो जाएगा तो फिर बोलिए, 0 हो जाएगा तो फिर बात बनेगी नहीं, है ना। तो रेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y मान लेंगे। y की हेल्प से ना, y ही क्या चीज़ होता है, f ऑफ x, तो y की हेल्प से इसका रेंज निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोड लेने वाला है, और बिल्कुल ध्यान से आप बारीकी से इसको समझेंगे मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ। रेंज कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू इसकी रेंज कहलाएगी, कब से कब तक फंक्शन डिफाइन होगा। तो देखो इसको अपन क्या लिख ले रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो f ऑफ x की जगह हमने y लिख दिया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, x² अपॉन 1 + x²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y + yx², y + yx² इज इक्वल टू x²। मुझे x² एक तरफ करना है, ठीक है। तो इसको अपन उधर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी x² है, ये भी x² है। y इज इक्वल टू x² माइनस yx², y इज इक्वल टू x² कॉमन निकला, बचा क्या, 1 माइनस y, x² ये है तो इसको अपन इधर भेज लेते हैं नीचे। सो x² इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी इधर आ गई डिनोमिनेटर में,
सो दिस विल बी y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई, और ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सोचना है। हालांकि अपन डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको डिटेल एनालिसिस के साथ बताता हूँ। यहाँ पर हम पहुँचे, अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है? x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। x रियल नंबर है और x को वैलिड होने के लिए शर्त क्या बन गई? रूट ये, यानी जब रूट के अंदर की ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होगी तभी x सॉल्व होगा और कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। ये किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। सो दिस मस्ट बी ऑल्सो बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये x रियल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी x ये सॉल्व होगा तो रियल नंबर आएगा। समझ रहे हो बात ना? x हमेशा रियल नंबर ही आएगा, लेकिन कब आएगा? जब x को सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये रूट वाला है, तो रूट के अंदर की चीज़ जब 0 या 0 से बड़ी होती है, पॉजिटिव होती है, तभी सॉल्व होती है और उसकी कोई रियल वैल्यू आती है, तभी x रियल नंबर आएगा, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगा। और अगर ये निगेटिव हो गया तो रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी यानी लेस देन 0 फिर कोई रियल वैल्यू नहीं देती, वो इमेजनरी वैल्यू आती है, याद रखिएगा। तो अगर x को रियल नंबर आना है, यानी x की कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आनी है, तो शर्त क्या होगी कि ये जो चीज़ अंदर लिखी हुई है ये 0 से बड़ी या 0 होनी चाहिए। अब यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं हम ना, देखिए, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x, शर्त क्या है कि रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, तभी तो रूट सॉल्व होगा। तो हमने शर्त क्या बनाई कि रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ आया? अब इसको देखो कैसे समझ रहे हैं अपन। ये वाली क्वांटिटी या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख लेता हूँ। देखो, ये वाली क्वांटिटी या तो 0 होगी, 0 कब होगी? या तो 0 होगी, पहली चीज़, या यहाँ आगे लिख रहा हूँ, ये क्वांटिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। 0 होगी तो ये बनेगा फिगर, या 0 से बड़ा होगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। ये दो मैंने अलग अलग लिख लिए। इसी बात को मैंने ऐसे दो अलग अलग तरीके से लिख लिया कि ये या तो 0 होना चाहिए तभी रूट के अंदर की चीज़ सॉल्व होगी, या तो 0 से बड़ा होना चाहिए इसका कैलकुलेशन, तभी रूट के अंदर की चीज़ सॉल्व होगी। तो इस बात को मैंने अलग अलग लिख लिया, ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ये 0 कब होगा? आंसर है तभी होगा जब y क्या होना चाहिए? 0, तभी तो इसका कैलकुलेशन 0 आएगा। देखो, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर 0 होता है, लेकिन अगर नीचे 0, ये क्वांटिटी 0 बन गई 1 माइनस वाई, तब तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर 0 आना है तो किसको 0 बनना पड़ेगा? y को। y जब 0 आएगा तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसका मतलब है y क्या होना चाहिए? 0। समझ आ रहा है? इससे हमने रिजल्ट क्या निकाला कि y क्या होना चाहिए? 0। दूसरी चीज क्या थी इसके वैलिड के लिए, वैलिडेटेशन के लिए, कि ये क्वांटिटी या तो 0 हो। ये कब 0 होगी? जब y 0 होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। देखो, 0 अपॉन 1 माइनस 0 ओवरऑल 0, यानी y 0 होगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए? 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, तो 0 से बड़ी वाली कंडीशन देखो। अब ये क्वांटिटी 0 से बड़ी कब होगी? 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव कब बनेगा? पॉजिटिव भी रहेगा तब भी रूट सॉल्व हो जाएगा और x रियल नंबर आ जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगी x की। तो अब हमको दूसरी बात पर ये डिस्कशन करना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव वैल्यू कब देगी, यानी 0 से बड़ी कैसे होगी। तो इसके लिए दो तरीके हैं। देखो, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा नंबर आता है? पॉजिटिव, मोर देन 0। या दूसरा तरीका यह है कि न्यूमरेटर निगेटिव हो और डिनोमिनेटर भी निगेटिव हो, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव भी क्या होता है? पॉजिटिव, तब भी ये मोर देन 0 आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा हो गया, न्यूमरेटर पॉजिटिव हुआ और डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया, तो प्लस माइनस ओवरऑल माइनस ही रहेगा, तो ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, यानी लेस देन 0 हो जाएगी। या ये निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, तब भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो अगर इस क्वांटिटी को 0 से बड़ा बनना है यानी पॉजिटिव बनना है, तो दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? दो कंडीशन क्या है कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्या ये भी पॉजिटिव होना चाहिए
और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, ये निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो तो भी ये 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि ये भी निगेटिव होना चाहिए, ये भी निगेटिव होना चाहिए, या ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों क्वांटिटी मिला के 0 से बड़ा कब बनेगा? तो आंसर है 2 कंडीशन पर बन सकता है। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया कि ऊपर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो, नीचे वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो, तब तो ये 0 से बड़ा आएगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, प्लस प्लस प्लस। और दूसरी शर्त क्या बताई हमने? ऊपर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो जाए और नीचे वाली क्वांटिटी भी निगेटिव हो जाए तो भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्वांटिटी प्लस बनी रहेगी, यानी ये भी 0 से बड़ा बना रहेगा। अब इस चीज़ को देखो, थोड़ा सा समझेंगे। y पॉजिटिव होगा और 1 माइनस वाई भी पॉजिटिव होगा, इसका क्या मतलब है? देखो, y पॉजिटिव होने का मतलब है कि y क्या होना चाहिए? y 0 से बड़ा होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए। और 1 माइनस वाई पॉजिटिव होगा का क्या मतलब है? ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 माइनस वाई भी 0 से बड़ा होना चाहिए। y 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 माइनस वाई भी 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। और इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? y निगेटिव होना चाहिए और 1 माइनस वाई निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होने का मतलब 0 से छोटा, तो इस बात को अपन ऐसे लिख लेते हैं कि y निगेटिव होना चाहिए, यानी लेस देन 0 होना चाहिए, और 1 माइनस वाई भी निगेटिव, यानी लेस देन 0 होना चाहिए। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट में तो फिर हम फंसेंगे। रिजल्ट क्या हुआ? तो आंसर है हमको सबका कॉम्बिनेशन लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बताता है कि y क्या हो? 0। y 0 हो सकता है। यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? y 0 से बड़ा होना चाहिए। और इसको देख करके आप घबराओ नहीं, इसको भी अपन y बना सकते हैं ना। ये वाली कंडीशन को देखो, इसको देख करके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसको भी अपन y में ही चेंज कर लेते हैं, तो सब लैंग्वेज y में आ जाएगा, तो y को फिर हम फैसला कर लेंगे। देखो क्या करना है, इधर एक y हमने प्लस कर दिया, इधर एक y हमने प्लस कर दिया, तो y प्लस करोगे तो ये तो माइनस वाई प्लस वाई खत्म हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन y हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली y इज लेस देन 1। इससे रिजल्ट क्या निकला? ये चीज़ समझ में आ रहा है? 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये y की लैंग्वेज में आ जाए सिर्फ, तो हमने इधर एक y जोड़ा, इधर भी एक y जोड़ दिया, तो प्लस वाई माइनस वाई ये तो खत्म हो गया, इधर प्लस वाई बचा रह गया, इधर 1 बचा रह गया। अब इधर से पढ़ोगे तो 1 इज ग्रेटर देन y, और उधर से पढ़ोगे तो y इज ग्रेटर देन 1, y इज लेस देन 1, ये उधर से अगर पढ़ेंगे तो ये भी y में आ गया, ये y में पहले से था, ये y में पहले से है, और इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे, इसी लैंग्वेज में, इसमें y जोड़ेंगे, उसमें y जोड़ेंगे, इधर y जोड़ेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, उधर y बचेगा। ये क्या चीज़ है? 1 इज लेस देन y, या उधर से पढ़ोगे तो y इज ग्रेटर देन 1, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y इज ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से समझना, अब हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो केस नंबर 1 है, इस केस नंबर 1 से हमको क्या पता चल रहा है? हमको ये पता चल रहा है कि y देखो 0 से बड़ा होना चाहिए और y 1 से छोटा होना चाहिए, तो y किस किस नंबर के बीच होना चाहिए? इक्वल साइन नहीं है यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। सो y शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड y शुड बी लेस देन 1। y 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। नंबर लाइन सोचिए, 0 से बड़ा 1 से छोटा, यानी 0 और 1 के बीच में होना चाहिए y। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिला करके मैंने क्या लिख दिया कि y जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों को मिला करके ये रिजल्ट हमने निकाल लिया। और यहाँ पर देखिए ये दो सिचुएशन क्या बताती हैं। दिस इज सिचुएशन नंबर 1, दिस इज सिचुएशन नंबर 2, दिस इज सिचुएशन नंबर 1, दिस इज सिचुएशन नंबर 2। अब देखो दोनों सिचुएशन मिला करके हम इसका रिजल्ट लिख रहे हैं। y इज लेस देन 0, y 0 से छोटा होना चाहिए। y इज ग्रेटर देन 1, y 1 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या कि एक नंबर 0 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो? 0 से छोटा होगा तो इधर निगेटिव बन जाएगा, तो निगेटिव नंबर क्या प्लस 1 से बड़ा हो सकता है? ये कंडीशन हो सकती है क्या? y 0 से छोटा हो लेकिन 1 से बड़ा हो? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल।
देखो ये कंडीशन क्या बोल रहा है, y 0 से छोटा होना चाहिए, y इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन 1। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि एक नंबर 0 से तो छोटा हो लेकिन 1 से बड़ा हो? आंसर है नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये वाली कंडीशन ही खत्म हो गई, खत्म। तो इस कंडीशन को देखनी ही नहीं है। हालांकि यहाँ पर हमको क्या देखना था कि ये वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी कब होगी। तो ये ऐसी हो सकती थी कि ये निगेटिव हो, ये निगेटिव हो, तो भी माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये क्वांटिटी पॉजिटिव बनी रहती है, मोर देन 0 बनी रह सकती है। लेकिन जब हमने इसको आगे डिटेलिंग की तो हमको समझ में आया कि y कहाँ जाके फंसता है, कि y 0 से छोटा हो 1 से बड़ा हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस रास्ते को अपन लेंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। तो हमारे पास सिर्फ ये एक वैलिड रास्ता बना कि एक नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 0 और 1 के बीच के कोई भी नंबर। समझ में आई बात? अच्छा, अब एक रिजल्ट हमारे पास ये मिला, एक रिजल्ट y का हमारे पास ये था, क्योंकि y का लेंथ ही हमको रेंज देता है। y क्या है? f ऑफ x। तो देखो अब ये दो चीज मिला करके हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, ये दो चीजें मिला करके निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन ये बोलता है कि y 0 के बराबर होना चाहिए, y 0 होना चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है? y 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक, ये इसको देख करके पता चलता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं, क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है। लेकिन यहाँ देख के तो पता चलता है ना कि y 0 भी हो सकता है, तो y 0 हो सकता है और 1 से छोटा। 1 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है। लेकिन इस 0 और इस 0 को देख करके हम बता सकते हैं कि y 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता, 1 से छोटा हो सकता है। तो दोनों मिला करके अब हमको रेंज लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो y क्या होगा? y देखो y क्या होगा? 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, और मोर देन 0, तो मोर देन 0 भी लिख दिया, इक्वल भी लिख दिया, ये हो सकता है। और 1 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से छोटा होना चाहिए। इसमें इक्वल साइन नहीं है तो y 1 नहीं हो सकता। ये कंडीशन बन गई हमारी रेंज के लिए। ये दिस इज व्हाट रेंज। अब रेंज को आप सरल शब्दों में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो 0 हो सकता है y, आंसर है हाँ। 0 हो सकता है तो क्लोज्ड इंटरवल। 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, लेकिन 1 से छोटा होगा। तो ये लो भैया, 1 नहीं हो सकता तो ओपन इंटरवल, और 0 और 1 के बीच कोई भी नंबर y हो सकता है। बन गया क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, दिस इज रेंज, दिस इज अवर आंसर। एक बार फिर से इसको समराइज कर लो, एक बार समराइज कर लो, अपने हिसाब से देख लो। ये मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, हम चाहते तो यहीं पर आंसर दे सकते थे आपको, लेकिन मैंने आपको इसको डिटेल से समझाया है। एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से समझो, ज़रूरत पड़े तो इसको रिवाइंड करके सुन लो एक बार। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन में।